आखिरकार घंटों के इंतजार के बाद पहरेदार ने लड़के से भीतर चलने के लिए कहा। लड़के ने भीतर जो देखा उससे हैरान रह गया। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि रेगिस्तान के बीचों बीच कोई ऐसा तंबू भी हो सकता है। जमीन पर इतने सुंदर कालीन बिछे थे जिन पर वो कभी चला ही न था। छत से हाथ से गढ़े गए सोने के कंदे लटक रहे थे जिनमें मोमबत्तियां जल रही थी। कबीले के सरदार अर्धावृत बनाकर रेशम के मुलायम गद्दों पर बैठे थे। उन गद्दों पर खूबसूरत कसीदाकारी की गई थी। नौकर चाकर चांदी की तश्तरियों में मेवा और चाय परोस रहे थे। कुछ हुक्के की चिलम को हवा दे रहे थे। पूरे वातावरण में धुएं की मीठी गंध फैली हुई थी। कुल 8 सरदार थे, मगर लड़का तुरंत इस बात को ताड़ गया कि उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है। वो अरब जो अर्धवृत्त के बीचों बीच सफेद और सुनहरे कपड़े पहने विराजमान था। उसके पास ही बैठा था वो नव युवक अरब जिससे अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी बातचीत हुई थी। लड़के की ओर इशारा करते हुए एक सरदार ने पूछा, वो अजनबी कौन है जो संकेतों और शगुनों की बात करता है? मैं, लड़के ने जवाब दिया और फिर उसने जो कुछ भी देखा था वो विस्तार से बयान कर दिया। रेगिस्तान ये सब कुछ एक अजनबी पर क्यों प्रकट करेगा, जबकि हम यहाँ पीढ़ियों से रहते आए हैं? एक दूसरे प्रमुख ने सवाल उठाते हुए कहा। क्योंकि मेरी आंखें अभी तक रेगिस्तान की अभ्यस्त नहीं हुई है, लड़के ने जवाब दिया। मैं वो सब देख सकता हूँ जो रेगिस्तान की अभ्यस्त आंखें नहीं देख सकती, और मुझे विश्वात्मा का बोध भी है, लड़के ने अपने मन में सोचा। नखलिस्तान तो तटस्थ क्षेत्र है, यहाँ कोई आक्रमण क्यों करेगा? तीसरे प्रमुख ने जिज्ञासा प्रकट की। मैं तो आपको केवल बता ही सकता हूं जो मैंने देखा। अगर आप इस पर यकीन नहीं करना चाहते तो आपको इस बारे में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आदमियों में गर्मागर्म बहस छिड़ गई। वे ऐसी अरबी बोल रहे थे जो उस लड़के की समझ से परे थी। वो बाहर जाने को हुआ तो पहरेदार ने उसे रुकने को कहा। लड़का डर गया। उसे लगा कि वो शकुन अच्छा नहीं है। ऊंट चालक से हुई बात पर उसे अफसोस हुआ। एकाएक केंद्र में बैठा वयोवृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया। लड़के की जान में जान आई। उस वृद्ध ने बहस में कोई हिस्सा नहीं लिया था और अब तक एक शब्द भी नहीं बोला था, मगर लड़के को तो उस सर्वव्यापी भाषा की अनुभूति थी। इसी कारण उसने सुलह व शांति की इन तरंगों को पहचान लिया। अब उसका अंतर्मन कह रहा था कि यहां आकर उसने गलती नहीं की है। चर्चा समाप्त हो गई थी। कबीले के सरदार शांति से उस वयोवृद्ध की बात सुन रहे थे। तब उसने लड़के को देखा, भाव शून्य और रूखी नजरों से। 2000 साल पहले की बात है। किसी दूर देश में सपनों पर यकीन करने वाले एक आदमी को काल कोठरी में डाल दिया गया और उसके बाद गुलाम की हैसियत से उसे बेच दिया गया। हमने व्यापारियों से उस आदमी को खरीद लिया और मिस्र ले आए। हम सबको मालूम है जो सपनों में विश्वास रखते हैं वे उन्हें बांटना भी जानते हैं। वृद्ध ने लड़के को ये सब ऐसी भाषा में बताया जो वो फौरन समझ गया। वृद्ध ने अपनी बात जारी रखी। जब फैरो ने सपने में ऐसी गायें देखी जिनमें से कुछ बहुत दुबली थी और कुछ बहुत मोटी, तो उस आदमी से जिसका मैंने अभी जिक्र किया पूरे मिस्र को अकाल से बचाया था। उसका नाम था जोसेफ। वो भी एक अजनबी देश में एक अजनबी ही था, ठीक तुम्हारी ही तरह, लगभग तुम्हारी ही उम्र का। वो चुप हो गया, मगर आंखों में अभी भी दोस्ती की कोई झलक नहीं थी। हम हमेशा परंपराओं का पालन करते हैं। इन्हीं परंपराओं ने उन दिनों मिस्र को अकाल से बचाया था और मिस्र वासियों को धनवान बना दिया था। परंपरा ही आदमी को सिखाती है रेगिस्तान पार करना और यह भी कि बच्चे शादियां कैसे करें। परंपराओं के अनुसार नखलिस्तान एक तटस्थ क्षेत्र है, दोनों ही पक्षों के लिए, जो उतने ही सुरक्षित हैं जितने की असुरक्षित। वृद्ध की बात जारी थी। सभी खामोश थे, मगर परंपराओं का यह भी कहना है कि हमें रेगिस्तान से आए संदेशों पर भरोसा करना चाहिए। हमने तो जो कुछ भी सीखा है वह सब रेगिस्तान से ही सीखा है। वृद्ध के इशारे पर सब लोग खड़े हो गए। सभा समाप्त हो गई थी।
हुक्के बुझा दिए गए पहरेदार मुस्तैदी से खड़े हो गए थे। लड़का चलने को हुआ तो वयोवृद्ध फिर से बोला, कल हम अपना यह निर्णय बदल देंगे कि नखलिस्तान में रहने वाले अपने पास कोई भी हथियार नहीं रखेंगे। पूरा दिन हम शत्रुओं की ताक में रहेंगे। जब सूरज डूबेगा तो सारे आदमी अपने अपने हथियार एक बार फिर मुझे सौंप देंगे। हर मरे हुए 10 शत्रुओं के एवज में तुम्हें सोने की एक मुहर मिलेगी। मगर हथियार तभी लिए जा सकते हैं जब उनका लड़ाई में इस्तेमाल किया जाए। हथियार भी रेगिस्तान की तरह मनमोजी होते हैं। अगर उनका इस्तेमाल ना किया जाए तो वक्त आने पर वो काम ही नहीं करते। अगर उनमें से एक भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया तो वो तुम पर चलेगा। लड़का तंबू से बाहर आया तो नखलिस्तान केवल पूर्णिमा की रोशनी से रोशन था। उसका तंबू वहां से केवल 20 मिनट की दूरी पर था। वो उस तरफ बढ़ने लगा। जो कुछ भी हुआ था वो उसके लिए खतरे का संकेत था। उसने विश्वात्मा से एकीकरण में सफलता पाई थी, लेकिन अब वही उसकी मौत का कारण बन सकती थी। बड़ी भयावह बाजी थी ये, मगर वो ऐसी बाजियां तो खेलता आया है। अपनी नियति को पाने के लिए उसने अपनी सारी भेड़ों को बेच दिया था। उस ऊंट चालक ने भी तो कहा था कि कल मरना किसी और दिन मरने से बदतर नहीं है। हर दिन आता है रहने के लिए या फिर इस दुनिया से चले जाने के लिए। हर चीज एक ही वस्तु पर निर्भर करती है और वो है मकतूब। चुपचाप अपने तंबू की ओर बढ़ते हुए उसके मन में रत्ती भर भी दुख या अफसोस नहीं था। अगर वो कल मर भी गया तो इसका अर्थ होगा कि ईश्वर की ऐसी ही मर्जी थी और ईश्वर भविष्य को बदलना नहीं चाहता था। उसे संतोष होगा कि मरने से पहले उसने इस रेगिस्तान को पार किया, क्रिस्टल की दुकान में काम किया, रेगिस्तान की खामोशी को सुना और उसने फातिमा की वे सुंदर आंखें देखी। घर छोड़ने के बाद से उसने अपना हर दिन गहरी शिद्दत से जिया है। अगर वो कल मर भी गया तो भी वो और गडरियों के मुकाबले कितना कुछ ज्यादा देख चुका है। अचानक गरज के साथ बहुत जोर की विस्फोटक आवाज हुई और इतनी तेज हवा का सनसनाता थपेड़ा उसे लगा कि वो वहीं जमीन पर गिर गया। ऐसी भयानक हवा का उसे अनुभव नहीं था। चारों दिशाएं धूल दूसरित हो गई। चांद भी धूल से कहीं दुबक गया। अब उसके सामने एक विशाल सफेद घोड़ा था जो अपनी पिछली 2 टांगों पर खड़ा होकर हिनहिना रहा था। जब अंधा कर देने वाली धूल थोड़ी कम हुई तो लड़के ने जो देखा उसे देखकर वो कांप गया। घोड़े पर काली पोशाक पहने एक घुड़सवार था। उसके बाएं कंधे पर एक विशाल बाज बैठा पंख फड़फड़ा रहा था। घुड़सवार पगड़ी पहने था। उसका सारा चेहरा आंखों के अलावा काले रुमाल से ढका हुआ था। लगता था कि रेगिस्तान का कोई दूत है, मगर उसका अस्तित्व दूत से कहीं शक्तिशाली था। उस अजनबी घुड़सवार ने मयान से तलवार निकाल ली जो चांद की रोशनी में बिजली की तरह चमकी। चीलों की उड़ान में छिपे अर्थों को जानने की यहां किसने जरूरत की है? उसकी आवाज इतनी जोरदार थी कि अल फयूम नखलिस्तान के 50,000 खजूर के पेड़ों से टकराकर गूंज रही थी। ये जरूरत मैंने की थी, लड़के ने कहा। उसे सेंटियागो माता मोरेस की वो प्रतिमा याद आ गई जिसमें वो घोड़े पर सवार था और उसके घोड़े के खुरों में कितने ही नास्तिक कुचले हुए पड़े थे। ये घुड़सवार भी बिल्कुल वैसा ही था। ये बात और थी कि इनके किरदार बदले हुए थे। मैंने ही ऐसा करने का साहस किया था, लड़के ने दोहराया और अपनी गर्दन तलवार का वार सहने के लिए झुका दी। इस तरह बहुत सी जिंदगियां बच जाएंगी क्योंकि मैं विश्वात्मा के भीतर झांक कर देख सका था। तलवार चली नहीं बल्कि अजनबी ने तलवार नीची करके उसकी नोक लड़के के माथे से लगा दी। उससे रक्त की बूंद निकल आई। घुड़सवार निश्चल था, लड़का भी। लड़के के मन में वहां से भाग जाने का विचार भी नहीं आया। दिल ही दिल में उसे एक अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा था कि वो अपनी नियति को तलाशते हुए ही मरेगा, और फातिमा के लिए भी। शगुन सच्चे ही थे। वो यहाँ शत्रु के सामने खड़ा था मगर मरने की उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी। विश्वात्मा उसका इंतजार कर रहा है और बहुत जल्द ही वो उसमें समा जाएगा।
उसी का एक हिस्सा बन जाएगा। आने वाले कल में ये शत्रु भी उसी आत्मा का हिस्सा बनेगा। लड़के का माथा अभी भी तलवार की नोक पर था। तुमने पक्षियों की उड़ान को क्यों पढ़ा? मैंने वही पढ़ा जो वे पक्षी मुझसे कहना चाहते थे। वे इस नकलिस्तान को बचाना चाहते थे। कल तुम सब लोग मारे जाओगे क्योंकि नकलिस्तान में आदमियों की संख्या तुमसे कहीं ज्यादा है। तलवार अभी भी वहीं पर थी। तुम अल्लाह की मर्जी को बदलने वाले कौन होते हो? अल्लाह ने ही फौजें बनाई हैं और उसी ने उन चीलों को भी बनाया है। अल्लाह ने ही मुझे पक्षियों की भाषा सिखाई है। हर एक चीज उसने अपने हाथों से रची और लिखी है। लड़के ने जवाब दिया। उसे ऊंट चालक के शब्द याद आ गए थे। अजनबी ने लड़के के माथे से तलवार हटा ली। लड़के ने राहत की सांस ली, मगर फिर भी वो भाग न सका। अपने पूर्वानुमानों और भविष्यवाणियों से सावधान रहो, अजनबी ने कहा। जो लिखा होता है उसे किसी तरह बदला नहीं जा सकता। मैंने तो बस सेना देखी थी, लड़के ने कहा। लड़ाई का नतीजा क्या है ये मैंने नहीं देखा। अजनबी को लड़के के जवाब से संतोष हुआ, मगर तलवार अभी भी उसके हाथ में ही थी। लेकिन एक अजनबी इस अजनबी जगह में क्या कर रहा है? मैं अपनी नियति का पीछा कर रहा हूं। रहने दो, तुम इस बात को नहीं समझोगे। अजनबी ने तलवार मयान में रख ली। लड़का आश्वस्त हुआ। मुझे तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा लेनी थी, अजनबी ने कहा। उस सर्वव्यापी भाषा को समझने और बूझने के लिए हिम्मत का होना बहुत जरूरी है। लड़के को आश्चर्य हुआ। अजनबी ऐसी बातें कर रहा था जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। अपनी बात जारी रखते हुए अजनबी ने कहा, इतनी दूर आने के बाद अपनी कोशिश मत छोड़ना। तुम्हारे मन में रेगिस्तान से प्यार होना चाहिए, मगर उस पर यकीन ना, कभी नहीं। रेगिस्तान हर आदमी की परीक्षा लेता है, हर कदम पर उन्हें ललकारता है, और जिसका ध्यान बढ़ जाता है उन्हें खत्म कर देता है। उसने जो भी कहा उसे लड़के को बूढ़े बादशाह का स्मरण हो आया। अगर यहां लड़ाकू योद्धा आ जाएं और सूर्यास्त तक तुम सही सलामत रहो तो मुझे ढूंढते हुए आ जाना, उस अजनबी ने कहा। वही हाथ जिसमें थोड़ी देर पहले तलवार थी, उसमें अब चाबुक था। घोड़ा एक बार फिर धूल उड़ाता हुआ पिछले पैरों पर खड़ा हुआ, मुड़ा और सरपट तोड़ गया। तुम कहां रहते हो? लड़के ने चिल्लाकर जाते हुए घुड़सवार से पूछा। चाबुक वाले हाथ ने दक्षिण की ओर इशारा कर दिया। लड़के की मुलाकात एल्केमिस्ट से हो चुकी थी, कीमियागर से। अगले दिन सुबह अल-फयूम के खजूर के पेड़ों की आड़ में इधर उधर लगभग 2000 हथियारबंद लोग तैनात थे। सूरज के थोड़ा चढ़ने से पहले करीब 500 कबीले वाले क्षितिज से आते हुए दिखाई दिए। घुड़सवार योद्धा नकलिस्तान की उत्तर दिशा से अंदर आए, इस तरह के जैसे वो लड़ाई करने ना आए हों, पर हर एक की पोशाक में हथियार छिपे थे। अल-फयूम के केंद्र में स्थित सफेद तंबू के पास जाकर उन्होंने अपनी शमशीरें और तलवारें निकाल ली और तंबू पर आक्रमण कर दिया। तंबू खाली था। पेड़ों के पीछे छिपे हुए हथियारबंद नकलिस्तानी योद्धाओं ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और आनन फानन में सभी हमलावरों को मार गिराया। बस एक ही जिंदा बचा। बच्चों को खजूरों के बाग के पिछवाड़े छिपाया गया था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं देखा। औरतें अपने अपने खेमों में अपने खाविंदों की जिंदगी की दुआ मांग रही थी। अतः वे जो कुछ भी हुआ उससे बेखबर थी। अगर जमीन पर हमलावरों की लाशें ना बिछी होती तो सब कुछ सामान्य ही दिखाई देता। योद्धाओं ने केवल आक्रमणकारियों के सरदार की जान बख्श दी थी। उसी दोपहर वो कबीले के सरदारों के सामने हाजिर किया गया, जिन्होंने जवाब तलब करते हुए उससे पूछा कि उसने नकलिस्तान की परंपरा को क्यों तोड़ा। पराजित सरदार ने कहा कि उसके आदमी भूखे प्यासे थे, लगातार लड़ते लड़ते थक गए थे, इसलिए हमने नकलिस्तान पर कब्जा करने की बात सोची ताकि हम फिर तरोताजा होकर लड़ाई लड़ सकें। कबीले के सरदार ने मृतकों के लिए दुख प्रकट करते हुए कहा कि परंपराएं पवित्र होती हैं। उसने पराजित सरदार को मृत्यु दंड दिया। तलवार से सिर कलम करने या गोली से उड़ा देने के बजाय उसे एक सूखे खजूर के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। रेगिस्तान की तेज गर्म हवाओं में पराजित सरदार का मृत शरीर अकड़ गया।
कबीले के सरदार ने लड़के को बुलाकर 5 स्वर्ण मुद्राएं दी। उसने मिस्र के जोसेफ की कहानी फिर से दोहराई और लड़के से कहा कि वो नकलिस्तान के सलाहकार का पद स्वीकार करे। जब सूरज ढल गया और आकाश में तारे निकल आए तो लड़के ने दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। अंततः उसे एक अकेला खेमा दिखाई दिया। कुछ अरब जो इधर से गुजर रहे थे उन्होंने लड़के को बताया कि वहां जिन्न रहते हैं, मगर लड़का डरा नहीं। वो वहीं बैठकर इंतजार करने लगा। चांद आकाश में काफी ऊंचा आ गया था। तब उसने अल्केमिस्ट को आते हुए देखा। उसके कंधों पर 2 मरी हुई चीलें लटक रही थी। मैं आ गया हूं, लड़के ने कहा। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, अल्केमिस्ट ने जवाब दिया। शायद तुम्हारी नियति तुम्हें यहां ले आई है। कबीलों की आपसी लड़ाइयों के कारण रेगिस्तान पार करना नामुमकिन हो गया है, इसलिए मैं यहां आ गया।